हेलो एंड वेलकम टू बी क्यूरियस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स में और बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन हर साल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें। और इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो पूरा देखिए और इसे नोट भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स इस चैनल को, बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट मिलते हैं इस चैनल पे, तो खुद भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब तो हम थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन ने कैसे प्रूव करा, कैसे डेराइव किया। कॉम्पटन शिफ्ट पढ़ेंगे, चेंज इन फ्रिक्वेंसी पढ़ेंगे, चेंज इन वेवलेंथ पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम इसका नोट्स भी प्रिपेयर करते चलेंगे। और लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। Professor A.H. Compton discovered that when a beam of monochromatic high frequency is scattered by the light element, the scattered radiation contains radiations of lower frequency together with unchanged radiations. प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन ने ऐसा पाया कि when a beam of monochromatic high frequency is scattered by light element, अगर कोई मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर उसे हम स्कैटर कराते हैं लाइट एलिमेंट्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, एक लाइट एलिमेंट होता है। द स्कैटर्ड रेडिएशंस कंटेंट्स, जो हमें स्कैटरिंग के बाद रेडिएशन मिलता है, जो आउटकम वाला होता है रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो कंटेंस करता है, उसमें होता है रेडिएशंस ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी। जो हम फ्रिक्वेंसी को क्या कराते हैं, स्कैटर कराते हैं, उस फ्रिक्वेंसी से कुछ कम फ्रिक्वेंसी के वेव्स हमें मिलते हैं और कुछ अनचेंज रेडिएशन में मिलते हैं। यानी कि जो हाई फ्रिक्वेंसी का हमने मोनोक्रोमेटिक बीम को स्कैटर कराया था, कुछ वो होता है, मतलब अनचेंज रेडिएशन होते हैं उसमें, वो सेम भी प्राप्त होते हैं, और कुछ ऐसे हमें रेडिएशंस मिलते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी पहले की अपेक्षा कम हो चुकी होती है। The unchanged radiation in the scattering beam is known as unmodified radiations. जो अनचेंज रेडिएशंस होते हैं, यानी जो जैसा हमने स्कैटर कराया था वही हमें जो प्राप्त होता है, उस टाइप के रेडिएशंस को आफ्टर स्कैटरिंग, उसे हम क्या कहते हैं, अनमोडिफाइड रेडिएशन। अनमोडिफाइड मतलब जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, यानी सेम है, अनमोडिफाइड रेडिएशन। Difference in the frequency increases with angle of scattering and independent of frequency of incident beam and also of nature of scattering material. नेक्स्ट थिंग इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी है, यानी जो हमारा मॉडिफाइड रेडिएशन है और अनमोडिफाइड रेडिएशन, इनके बीच का जो डिफरेंस है फ्रिक्वेंसी का, हमने ऐसा कहा कि जो फ्रिक्वेंसी है जो वो टू टाइप की ऑप्टेन होती है, एक अनमोडिफाइड और एक थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉम्पटन ने ऐसा ऑब्जर्व करा कि विथ एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जो अगर हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग को बढ़ा देते हैं तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम। और जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम है उससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, उससे इसका कोई मतलब कि वो इसके इंडिपेंडेंट है। मतलब हम चाहे हायर फ्रिक्वेंसी कर लो या फिर उससे थोड़ा सा कम लें, हमें जो मतलब कि जो डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसके इंडिपेंडेंट है। और नेक्स्ट इन्होंने ऑब्जर्व करा कि ऑल्सो ऑफ नेचर ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल, यानी कि स्कैटरिंग मटेरियल हम कोई भी लें, जो डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी है वो हमें इस पर डिपेंड नहीं करता है। द कॉम्पटन इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। जो कॉम्पटन ने इफेक्ट देखा था वो एक रिजल्ट था कोलिजन का बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन और फोटोन का। फोटोन क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसको हमें प्लैंक्स ने बताया था कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती हैं और एक पैकेट के रूप में होते हैं, और अपर पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। तो ये एक रिजल्ट होता है कोलिजन का फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का। नेक्स्ट अब हम इसके थियरी को डिटेल में देखते हैं, कैसे कॉम्पटन ने ऑब्जर्व करा और कैसे इसको प्रूव करा। कॉम्पटन अज्यूम दैट ड्यूरिंग द स्कैटरिंग प्रोसेस, कॉम्पटन ने ऐसा माना कि स्कैटरिंग प्रोसेस के दौरान द इंसिडेंट फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन होता है, कोलाइड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन इन स्कैटरिंग मटेरियल। स्कैटरिंग मटेरियल मान लीजिए कोई एक प्योर एलिमेंट रखा उन्होंने, कौन
कॉम्पटन ने जिससे स्ट्राइक कराया फोटोन को, तो उन्होंने ऐसा अज्यूम करा था कि जो स्कैटरिंग प्रोसेस द इंसिडेंट फोटोन कोलाइड विद, जो इंसिडेंट फोटोन होता है, जो फोटोन का इंसिडेंट कराते हैं यानी फॉल कराते हैं किस पे, स्कैटरिंग मटेरियल पे, तो वो आपस में कोलाइड होता है किसके साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। द फोटोन ट्रांसफर्स सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन विच रिकॉल्स विथ वेलोसिटी v। जो फोटोन होता है वो क्या करता है, उसके पास बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की फोटोन होती है। हमने शुरू में ही कहा था कि जो उन्होंने लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की थी। तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी। द फोटोन ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी, जो फोटोन क्या करता है अपने कुछ एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ जिसके साथ वो कोलाइड करता है। यानी कि स्कैटरिंग मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ फोटोन्स क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, और फोटोन अपनी कुछ एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं विच रिकॉल्स विथ वेलोसिटी v। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेलोसिटी v से क्या करते हैं, उसमें से बाहर निकल जाते हैं उस एलिमेंट में से, इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। यहाँ इमेज में ड्रॉ किया गया है इंसिडेंट यहाँ पे एक हमने क्या रखा है, मान लीजिए कोई स्कैटरिंग मटेरियल है, ठीक, उसके हमने इस पे एक फोटोन का इंसिडेंट कराया। तो क्या हुआ, मान लीजिए उस मटेरियल में से, स्कैटरिंग मटेरियल में से रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या हो गया, इधर रिकॉयल हो गया वेलोसिटी थीटा बनाकर, और इधर क्या हो गया आपका फोटोन इससे कोलाइड होकर स्कैटर्ड हो गया, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ली उसने फाई एंगल बनाकर। यहाँ पे शुरू में था आपका इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ एक्सिस के साथ इसका एंगल 0 था, लेकिन ये क्या हो गया, इससे कोलाइड होकर इधर अपना रास्ता चेंज कर लिया, मतलब स्कैटर हो गया कितने एंगल पे, फाई एंगल पे, और जो इलेक्ट्रॉन था वो भी थीटा एंगल के साथ क्या हो गया, रिकॉइल हो गया। नेक्स्ट थियरी है द फोटोन इटसेल्फ विथ रिड्यूस एनर्जी। फोटोन जो खुद था वो अब उसकी एनर्जी कम हो गई है, क्योंकि उसने अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी है रेस्ट इलेक्ट्रॉन को। रिड्यूस एनर्जी इन स्कैटर्ड डायरेक्शन 5 विथ ओरिजिनल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से वो जा रहा था, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन से यानी ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो गया है, स्कैटर्ड हो गया है फाई एंगल बनाते हुए। कॉम्पटन ने अपने इस इफेक्ट को प्रूव करने के लिए कुछ अजम्पशंस कुछ अज्यूम किए, उसके बाद से उन्हें इसको न्यूमेरिकली प्रूव भी करा था। तो वो हम प्रूफ को देखते हैं। बिफोर कोलिजन से पहले एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन होती है वो क्या होती है, एच म्यू। ये हमने पहले पढ़ रखा है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो क्या होती है, एच म्यू। जो एच होती है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, म्यू क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर या फिर m0 सी स्क्वायर। जो m0 है ये उसका रेस्ट में मास है इलेक्ट्रॉन का, और सी स्क्वायर क्या है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो आइंस्टीन मास इक्वेशन से हम किसी भी रेस्ट बॉडी का एनर्जी ऐसे ही निकालते हैं mc स्क्वायर से। तो हमने रेस्ट इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल ली, एनर्जी निकाल ली m0 सी स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम होता है h न्यू अपॉन में c। हमने ये इसको पहले प्रूफ करा है प्रीवियस क्लासेस में। मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या होती है, एच न्यू अपॉन सी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, म्यू फ्रीक्वेंसी होती है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। मोमेंटम ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, रेस्ट इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम क्या है, 0 है। एक्चुअली उसका कुछ मोमेंटम था, लेकिन फोटोन के रिस्पेक्ट में इसका जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो इतना कम है कि हम उसे 0 कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने इसको 0 कंसिडर करा। एनर्जी, अब हम देखते हैं आफ्टर कोलिजन क्या होता है, कैसे इसमें चेंजेस होते हैं। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, जो फोटोन थी उसकी क्या हो गई, एनर्जी चेंज हो गई। एनर्जी चेंज हो गई यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। क्या हो गई, न्यू से उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, न्यू डैश। तो इसकी नई एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू डैश। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन mg स्क्वायर, जो आफ्टर इलेक्ट्रॉन है आफ्टर कोलिजन उसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज होकर क्या m0 से m हो गया। तो इसकी हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, mc स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन की मोमेंटम क्या हो जाएगी, एच न्यू डैश अपॉन में सी। यहाँ पे न्यू जो चेंज्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू डैश। मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, अब उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई है इलेक्ट्रॉन के पास, और यहाँ पे मास आप देख रहे हैं कि उसके पास मास m है, और m इंटू वी उसकी क्या हो जाएगी, मोमेंटम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की आफ्टर कोलिजन। तो कॉम्पटन ने चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉलोइंग मेथड को फॉलो किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एंड
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के हिसाब से सिस्टम की जो नेट एनर्जी होती है बिफोर कोलिजन वो बराबर होती है आफ्टर कोलिजन के। एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसको इक्वेट कर देंगे यानी इक्वल कर देंगे एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन के। तो एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर है इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से होगा। जो दूसरा है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम को अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस इसे रिजॉल्व कर लिया गया है। तो एक्स एक्सिस में इसके लिए हमको थोड़ा सा डायग्राम पे पीछे जाना पड़ेगा। तो डायग्राम में जैसा है कि इनिशियली जो फोटोन है उसे एक्स एक्सिस के अलोंग स्कैटर कराया जा रहा है, या फिर इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग उसे सेंड करा जा रहा है। और यहाँ पे एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसका मोमेंटम इनिशियली 0 था, और इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग था वाई एक्सिस के अलोंग, यानी वाई एक्सिस आपका कहीं इधर होगा ऊपर की तरफ, तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम 0 है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका एच न्यू मोमेंटम है। और आफ्टर कोलिजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला जा रहा है, और फोटोन को इस डायरेक्ट मतलब इधर का मतलब फोटोन फाई एंगल के साथ क्या कर जा रहा है, स्कैटर कर जा रहा है, फाई एंगल के साथ डेविएट हो जा रहा है अपने पाथ से, और जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थीटा एंगल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से डेविएट हो जा रहा है। तो आगे अब अपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया है, अब हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोटोन का मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी है, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 हमने कंसिडर कर रखा है, वो बराबर होगा जो एक्स अलोंग एक्स एक्सिस के। तो अलोंग एक्स एक्सिस के हम कॉस से रिजॉल्व करते हैं, और वाई एक्सिस में हम साइन थीटा रिजॉल्व करते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में एच न्यू डैश अपॉन में सी कॉस फाई प्लस एम भी कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है एक्स एक्सिस में, और ये आपका फोटोन का मोमेंटम है वाई एक्सिस में आफ्टर कोलिजन। क्योंकि आफ्टर कोलिजन जो आपका फोटोन है और इलेक्ट्रॉन दोनों अपने पास से डेविएट हो जा रहे हैं, तो कुछ एक्स एक्सिस में जाएंगे कुछ वाई एक्सिस में जाएंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इतना होगा एक्स एक्सिस में। अलोंग वाई एक्सिस फोटोन का जो मोमेंटम है वो 0 है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग उसे इंसिडेंट करा रहे हैं, और बिफोर कोलिजन जो आपका मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो हमने 0 कंसिडर कर ही रखा है। तो फिर हम इस मोमेंटम ऑफ फोटोन को रिजॉल्व कर देंगे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के अलोंग मतलब वाई डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन में सी इंटू साइन फाई, और यहाँ पे सिंबल नेगेटिव हो जाएगा एम भी साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस में। यहाँ पे साइन नेगेटिव इसलिए हुआ है क्योंकि ये फोटोन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हम इसके सिंबल को नेगेटिव रखा है हमने। फिर हम इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं, और इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद से इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या इक्वेशन 2 और 3 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 and 3 होना चाहिए। 2 and 3 इक्वेशन 2 and 3 कैन बी रिटन एज एच, ये वाला टर्म है एच न्यू डैश अपॉन सी को हम इधर लेके जाएंगे, तो इस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। उसके बाद से हम इसमें से एच को कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा एच ये वाला बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला न्यू बचेगा, माइनस इसका सिंबल इधर जाके माइनस हो जाएगा, न्यू डैश इसके साथ कॉस फाई है तो कॉस फाई, और सी इसके अपॉन में आ जाएगा सी। फिर इधर बचेगा एम भी कॉस थीटा, तो एम भी कॉस थीटा है, इसके नीचे वाला सी जाकर फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो एम भी सी कॉस थीटा इक्वेशन 4 हो सकता है। और सिमिलरली वैसे ही हमने करा है इक्वेशन 3 को, तो उसको हम लिख सकते हैं एच न्यू डैश साइन फाई इज इक्वल टू एम भी सी साइन थीटा। इसको इक्वेशन 5 कंसिडर कर लेते हैं, और पहले वाले को इक्वेशन 4। नेक्स्ट है स्क्वायरिंग एंड एडिंग 4 and 5, इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है। तो जब हम इस वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है एच, यहाँ फिर एच को यहाँ पे अंदर कर दिया गया है, इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर करा गया है, फिर इस वाले दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है, तो एच न्यू
डैश साइन फाई का होल स्क्वायर करके दोनों का आपस में जोड़ दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसी प्रकार राइट हैंड साइड को भी हम स्क्वायर करके सम कर देंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब हम इसको एक्सपेंड करके सम करेंगे तो हमारे पास आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वाला टर्म इधर ले लिए हैं, मतलब इंटरचेंज कर दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपस में हम इंटरचेंज कर दिए हैं। तो इस वाले टर्म को यहाँ ला दिए हैं और ये वाला जो टर्म है इसको हम इधर ला दिए हैं। तो दोनों में से एच स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी एच स्क्वायर आ रहा है और इस दोनों में से एच निकाल देंगे तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एच स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर लिया गया है। फिर हम इसको एक्सपेंड करके सम करेंगे तो ये इतना ही आएगा। उसके बाद से नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास था वो था, ये आप यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट देख सकते हैं कि एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करा है। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि जो ये वाला टर्म है ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इस एम सी स्क्वायर एच न्यू डैश को लेफ्ट हैंड साइड में सेंड कर दिया गया है, फिर इसको कॉमन कर लिया गया तो क्या हो गया एम नॉट सी स्क्वायर प्लस इस वाले एच न्यू डैश को इधर भेज करके एच कॉमन करके म्यू माइनस म्यू डैश कॉमन कर लिया गया है। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ स्क्वायरिंग इट, हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा एम स्क्वायर सी रेस टू 4 इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कर लेंगे एच स्क्वायर, फिर इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे हम ब्रेक कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये वाला टर्म हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा आपका, चूँकि हमने इस वाले साइड को पूरा होल स्क्वायर किया है तो इसका ऐसे हो जाएगा होल स्क्वायर रेज टू 2। तो एक बार इस वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आया है, फिर एक बार इस वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये आया है एम नॉट स्क्वायर प्लस सी रेज टू एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4। फिर हम क्या करेंगे 2ab करेंगे तो 2 यहाँ पे है और एक कौन सा टर्म हमने कंसिडर कर लिया, ए हो गया एम नॉट सी स्क्वायर, तो एम नॉट सी स्क्वायर आपका ए वाला टर्म हो गया, फिर बी हो जाएगा आपको तो 2ab, तो एच यहाँ पे कर लिया गया है और ये म्यू माइनस म्यू डैश यहाँ पे कर लिया गया है। तो इस वाले टर्म का क्या करना था, स्क्वायर कर देना था, तो ये स्क्वायर करने पर इतना आएगा। अब नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 7, मतलब इक्वेशन 7 में से जब हम इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो देखते हैं कि क्या मिलने वाला है हमको, और इसको हमने इक्वेशन 7 कंसिडर भी कर रखा है। तो सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 में से इक्वेशन 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार देखिए इक्वेशन 6 कौन सा है, तो इक्वेशन 6 आपके पास ये है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर दिस। तो इसमें से इस वाले इक्वेशन में से हमको इतना सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जो मिलने वाला है हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर 7 में से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एम स्क्वायर सी रेज टू 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए तो जब आप इक्वेशन 7 में से इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास मिलने वाला है एम स्क्वायर सी रेज टू 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश कॉस 5 माइनस 1 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर सी रेज टू 4। तो मैं इसे ज़रा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये आया कैसे है। देखिए ये है आपका इक्वेशन, राइट हैंड साइड को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आया, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड को हम देखते हैं कि ये कैसा है। हमारा जो इक्वेशन 7 था, इक्वेशन 7 ये था एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू इंटू न्यू डैश प्लस दिस, मतलब इतना ये इक्वेशन आपका 7 था। माइनस करा है हमने इक्वेशन 7 को एच स्क्वायर, आप देख सकते हैं इक्वेशन 7 यही था, इक्वेशन 6 यही है। फिर हम इसको अब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें हम एक्सपेंड करेंगे, एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर हो, यहाँ पे हमने लिखा ही है। फिर एच स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश। फिर हमने अभी ये वाला टर्म एक्सपेंड हो गया, अभी इस वाला टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2h एम नॉट
सी स्क्वायर, फिर यहाँ एक बार वी से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये वाला माइनस सिंबल यहाँ पे आ गया तो माइनस हो गया 2h न्यू डैश सी रेज सी स्क्वायर, और यहाँ पे न्यू डैश है। ओके ना, एज इट इज़ है एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4। अब इक्वेशन हम जो 7 है इसको ये इक्वेशन 7 था इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इक्वेशन 6 इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का सिंबल हो तो फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हमने लिखना भूल गया, फिर यहाँ पे लास्ट में लिखा है 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर नेगेटिव है, कैंसल। ओके, फिर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर पॉजिटिव है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर नेगेटिव है, कैंसल। इसके बाद हमारे पास अब कितने टर्म बचते हैं 1 2 3 4 टर्म बचते हैं, जिसमें है 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश, यहाँ पे क्या है यहाँ पे है 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश कॉस स्क्वायर 5, तो हम क्या कर लेंगे इतना टर्म जो है 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश, मतलब ये वाला टर्म को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचने वाला है, ये वाला निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसे बनेंगे, ये देखिए 2h हम क्या कर 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश को हमने कॉमन कर लिया, फिर बचने वाला हमारे पास कॉस पाई के पास पॉजिटिव सिंबल है तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर यहाँ पे नेगेटिव है तो -1 आ जाने वाला है, मतलब इसको कॉमन करने पे सॉल्व करेंगे तो हमें इतना आएगा। अब ये वाला टर्म हमारे पास भी खत्म हो गया रिजॉल्व, मतलब कॉमन होके। अब जो हमारे पास ये दो टर्म बच रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेंगे 2h एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, इतना कॉमन कर लेंगे, फिर हमारे पास बचने वाला है म्यू माइनस म्यू डैश, मतलब इसका इतना हमने कॉमन कर लिया, फिर म्यू माइनस म्यू डैश बचने वाला है, एक लास्ट में टर्म बचा था एम स्क्वायर सी एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि कोई बॉडी जिसका अगर मास एम नॉट है, रेस्ट मास एम नॉट है, तो उसका अगर वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो उसका मास हो जाएगा m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो इसका हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस दोनों टर्म का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन, यहाँ से अंडर रूट वाला ये टर्म हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ ये एम स्क्वायर इस 8 इक्वेशन में हम रख देंगे, इक्वेशन 8 के लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, पुटिंग इन एलएचएस ऑफ इक्वेशन 8, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे एम स्क्वायर सी रेज टू 4 माइनस एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर, हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो, इस ये वाला एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला टर्म हम इसके बदले रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे सेम ऐसे हो जाएगा, ये वाला मतलब इस एम स्क्वायर की जगह पे हम ये वाला टर्म रख देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा ना, यहाँ से हम एम स्क्वायर सी रेज टू 4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से हम एम नॉट स्क्वायर और सी रेज टू 4 को निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में सी यहाँ पे 2 था, ऐसे हो रहा होगा C2 है, हम C4 को कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ C4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से -2 बचेगा, -2 बचेगा, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/c² लिख सकते हैं, तो यही यहाँ पे हो गया वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, यहाँ से हम 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को हम एलसीएम ले लेंगे तो ये वाला टर्म नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 1 और माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ऊपर भी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे भी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये टर्म बन गया 1, तो यहाँ पे ये वाला टर्म देखिए ये 1 हो गया है, तो ये हो गया आपका एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4, ये वाला टर्म 1 हो गया है। तो जो इक्वेशन 8 हमें मिला था वहाँ पर ये वाला टर्म हम रख देंगे एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4 जो अभी हमें मिला, उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को वैसे ही छोड़ देंगे इक्वेशन 8 के, तो फिर यहाँ से
यहाँ भी m0c⁴ है, यहाँ भी m0c⁴ है। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है 2h² न्यू इंटू न्यू डैश cos 5 - 1, इस वाले टर्म को हम मतलब इस साइड लेकर चले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये ऐसे पॉजिटिव है। और हालांकि दोनों साइड को इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। 2h m0c⁴ ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू -2h² न्यू डैश cos 5 - 1। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, इस वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले गए और यहाँ से न्यू इंटू न्यू डैश को हम इसको यहाँ पर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे हम लेते चले हैं, इज इक्वल टू h अपॉन में m0c⁴ 1 - cos 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम इस वाले टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो न्यू है वो न्यू से कैंसिल हो जाएगा तो 1 में न्यू डैश हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे न्यू डैश कैंसिल हो जाएगा तो 1 न्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला टर्म ऐसे का ऐसे ही छूट गया है। नाउ दिस रिलेशन कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ वेवलेंथ बाय यूजिंग, हमको पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन में लैम्डा, तो न्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन में लैम्डा डैश। तो मतलब क्या, हम कि न्यू डैश को क्या लिख सकते हैं, c अपॉन में लैम्डा डैश, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, c अपॉन में लैम्डा। अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ c से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, c अपॉन न्यू डैश और c अपॉन न्यू को गेट करने के लिए, मतलब ये वाला टर्म हमको गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, c से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। तो यहाँ से हम c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा c अपॉन में न्यू डैश माइनस c अपॉन में न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे c² है तो इसे c से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक c यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक c बचेगा जिसका पावर 1 हो जाएगा, 1 - cos 5 एज इट इज रह जाएगा। और हमको ये पता है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, c अपॉन न्यू डैश को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश, और c अपॉन न्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इस वाले टर्म को लैम्डा डैश माइनस लैम्डा लिख सकते हैं, और इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा, मतलब चेंज इन लैम्डा, मतलब चेंज इन वेवलेंथ। जो चेंज इन वेवलेंथ किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जो इसका राइट हैंड साइड है उसके बराबर होगा h अपॉन में m0c1 - cos 5। दिस इज़ नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट, मतलब जितना वेवलेंथ में शिफ्ट होता है, वेवलेंथ में चेंज होता है आफ्टर स्कैटरिंग, दैट इज़ नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, डिराइव इक्वेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। तो हमें ये वाला हमें यहाँ तक एग्ज़ाम में सॉल्व करना होगा, मतलब यहाँ तक हमको ये वाला टर्म हमको लाकर सॉल्व प्रूफ करना होगा कॉम्पटन शिफ्ट तक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। जब फाई आपका ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई 0 है, इसका मतलब कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0। इसका मतलब जो चेंज इन वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, यानी फाई इज इक्वल टू 0 के लिए डेल्टा लैम्डा क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है, इट शोज नो स्कैटरिंग ऑकर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग, मतलब नो स्कैटरिंग प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट हम इसको ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपका फाई क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं इसे हम डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन m0c इज इक्वल टू, हम ये सारे वैल्यू हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, सी हमें पता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है। तो ये कांस्टेंट टर्म मिलता है, जब हम सारे वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इट इज़ कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई
लैम्डा सी। इसे हम कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लैम्डा सी से डिनोट करते हैं। फॉर फाई इज इक्वल टू पाई, मतलब अगर हम कॉस फाई की वैल्यू पाई कर दें, यानी फाई की जगह पे पाई कर दें, तो हमें मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलता है, यानी सबसे मैक्सिमम हमको डेविएशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2, जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये इसका डबल हो जाएगा, और इसे ये क्या होता है मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। तो हमें इससे ज़्यादा डेविएशन हमें देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक, मतलब हमारे लिए फाई को क्या कर दे, पाई कर दे, तो हमारे लिए मैक्सिमम शिफ्ट होता है। तो आपको एग्ज़ाम में यहाँ तक करके आने होंगे।